हेलो स्टूडेंट्स, हम अब से पहले पढ़ रहे थे चैप्टर 2 पढ़ रहे थे जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें हम अपने दो वर्ग पढ़ चुके हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा। अब आता है हमारा थर्ड जगत कवक, यानी कि जिसको फंजाई भी बोलते हैं और सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। सेप्रोफाइट्स से इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मृतोपजीवी होते हैं, यानी कि मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इसमें क्या क्या विधि होती है, ये किस तरीके से पोषण करते हैं, किस तरीके से जनन करते हैं। तो जो कवक होता है, कवक जो होता है ये क्लोरोफिल और संवहन ऊतक रहित, ना इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है ना ही इनमें संवहन ऊतक पाया जाता है। विविध पोषी जीव होते हैं ये, और इनके शरीर में एक थैलस के रूप में एक संरचना होती है जिसके द्वारा ये अपने सारे मूवमेंट करते हैं। दूसरा कि कवकों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की शाखा, ये जो कवक होते हैं इनका जो अध्ययन हम वनस्पति विज्ञान की कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी और माइसिटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब बात आती है कि इसके जनक कौन है। तो कवक विज्ञान के जनक एंटोनियो मिशेली को कहा जाता है, यानी कवक विज्ञान के जनक एंटोनियो मिशेली को कहा जाता है। ये लक्षण मैं आपको इसलिए बता रही हूँ इसका, क्योंकि कई बार आपको पूछा जाता है कि कवक विज्ञान के जनक कौन है और कवक विज्ञान के अंतर्गत ये सॉरी वनस्पति विज्ञान की जो ये शाखा है ये किसके अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं कि जो भारतीय कवक है उसका जनक कौन है। तो ईजे नटलर को भारतीय कवक का जनक कहा जाता है। अब आता है कि जो कवक होते हैं इनका वासस्थान क्या होता है, इनमें पोषण कैसे होता है। तो कवक जो होते हैं सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब कि यानी कि सभी जगह ये ऐसे होते हैं कि सभी जगह ये पाए जा सकते हैं, और ये क्या करते हैं, पौधों पर परजीवी या सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। परजीवी यानी कि किसी भी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, या सहजीवी के रूप में, या फिर उसके ऊपर ही परमानेंट वहाँ पे रहेंगे, वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते रहेंगे, लगातार किसी पेड़ के ऊपर बैठ जाएंगे, किसी जीव के ऊपर चले जाएंगे इस तरीके से, या फिर मरे हुए जीवों से उनका अपघटन करके अपना भोजन प्राप्त करे रहते हैं। तो अब क्या होता है कि कवक जो होते हैं ये अन्य स्थानों जैसे मृत उपजीवी के अवशेष पर सड़े गले खाद्य पदार्थ जैसे अचार, मुरब्बा, रोटी, ब्रेड आदि पर पाए जाते हैं। जैसे कि देखते हैं अचार के ऊपर फफूंदी आ जाती है, मुरब्बे के ऊपर फफूंदी आ जाती है, रोटी के ऊपर फफूंदी आती है, ब्रेड के ऊपर फफूंद आ जाती है, वो होता है हमारा कवक। इसके ऊपर पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। ये तो हो गई बात, आपकी समझ में आ गई कि कवक क्या होते हैं। कवक की पहचान आप कैसे कर सकते हैं कि अचार, मुरब्बा, रोटी, ब्रेड आदि के ऊपर जो बोलते हैं कि इसमें कोई फंगी लग गई है, वो होती है कवक, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं इनकी संरचना की। इनकी संरचना कैसी होती है। तो इनकी जो संरचना होती है वो एक कोशिकीय होती है। एक कोश की भी होती है और बहुकोश की भी होती है, यानी कि दोनों तरह के हो सकते हैं, एक कोश के भी हो सकते हैं और बहुकोश के भी हो सकते हैं। बहुकोश की संरचना क्या होती है, वो पतले धागे नुमा कवक सूत्र जिसको बोलते हैं हाइफा से मिलकर बनी हुई होती है, और कवक सूत्र के समूह को कहते हैं कवक जल, जो माइसीलियम का बना होता है। अब एक कोशिका को उदाहरण देखते हैं, तो एक कोशिका का एग्जाम्पल है यीस्ट। अब देखते हैं कि कवक सूत्र जो होते हैं वो कितने प्रकार का होता है। तो कवक सूत्र जो होते हैं वो दो प्रकार का होता है। पहली होती है हमारी पट्टी कवक सूत्र यानी कि सेप्टेट हाइफा, और दूसरी होती है हमारी एपट्टी कवक सूत्र जिसको बोलते हैं एसेप्टेट हाइफा, और इसको बोलते हैं क्यूसाइटिक हाइफा भी बोलते हैं, क्योंकि ये संपोषकीय होती है। संपोषकीय का मतलब कि जिसमें एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाएं। अब देखते हैं यहाँ पे संरचना देखते हैं हम इनकी पट्टी और एपट्टी की, यानी कि सेप्टेट और एसेप्टेट की। तो देखो यहाँ पे मैंने पट्टी कवक की संरचना बनाई है एक। इसमें क्या हुआ है, एक संरचना बनाई हुई है, लेकिन इसमें क्या है कि सेल में डिवाइडेड है। यहाँ पे ये सेल्स बन रही हैं, ये सेल में डिवाइडेड हो गई। तो ये हो गई हमारी सेप्टेड हाइफा, और ये एपट्टिया है। इसमें क्या है कि इसमें ये बहुत सारे केंद्रक दिख रहे हैं, यानी कि ये सेल में डिवाइड नहीं है। तो ये हो गई हमारी एसेप्टेड हाइफा। अब बात करते हैं कि कवकों में जनन किस प्रकार से होता है। तो कवकों में जनन जो होता है वो तीन प्रकार से होता है, यानी कि वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन होता है इनमें, पर लेकिन काफ़ी कम होता है। काफ़ी रेयरली केसेस में लैंगिक जनन देखने को मिलेगा, लेकिन वर्धी जनन और अलैंगिक जनन में होता ही है। तो वर्धी जनन के बारे में बात कर लेते हैं कि वर्धी जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है। फर्स्ट होता है विखंडन के द्वारा, यानी कि फ्रेगमेंटेशन। वैसे जनन के बारे में हम पहले भी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, तो वही प्रोसेस सेम इसमें भी होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि वर्धी जनन हमारा होता क्या है। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में कवक सूत्र किसी बाह्य शक्ति द्वारा दो या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं, यानी कि प्रत्येक टुकड़ा क्या करेगा, एक नया कवक बना लेगा। जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, कवक का एक डायग्राम है।
इसमें क्या हुआ है कि इसकी सेल से यहाँ से ये इसके पार्ट डिवाइड हुए हैं, और ये जितने भी पार्ट डिवाइड हुए हैं ये एक नया नया कवक बना लेंगे, यानी कि अपना एक नया कवक नए फंगी अपनी तैयार कर लेंगे। ऐसे यहाँ पे देखा हमने इस वाले उसमें, यहाँ पे भी ये एक पार्ट में डिवाइड हो गए, कई सारे पार्ट बने हुए, तो ये जितने भी इसके पार्ट डिवाइड हुए ये नई नई फंगी अपनी तैयार कर लेंगे। अब देखते हैं दूसरा विभाजन, यानी कि इनमें फिजन किस प्रकार से होता है। तो फिजन जो होता है, इस प्रकार का जनन प्राय एक कोश के जीवों में पाया जाता है, यानी कि जितने भी एक कोश के जीव होते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, अमीबा का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अमीबा में एक कोश के जीवों में पाया जाता है, जैसे कि यीस्ट। इसमें कोशिका क्या होती है, लंबाई में बढ़ती है और बीच में संकुचित हो जाती है। लंबाई में बढ़ती जाएगी लेकिन बीच में क्या होगी, बीच में सिकुड़ जाएगी वो थोड़ी सी। और इस संकुचन के बनने से क्या होता है, इस संकुचन के बनने से दो पुत्री कोशिका बन जाती हैं। जैसे कि डायग्राम में दिखते हैं, एक यीस्ट है, एक यीस्ट कोशिका ली हमने, इसमें क्या, इसमें एक केंद्रक है। सेकंड में क्या देखते हैं, सेकंड स्टेज में कि जो केंद्रक है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी कि दोनों सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद जो दोनों केंद्रक अलग अलग डिवाइड हुए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नई नई अपनी संरचना बना ली। तो ये क्या हो गया, यीस्ट का क्या हुआ, ये फ्यूजन हो गया, विभाजन हो गया आपस में। अब बात करते हैं मुकुलन की, यानी कि बडिंग की। बडिंग भी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो सेम वही प्रोसेस इसमें भी होता है जो हम पहले जनन में पढ़ रहे थे कि मुकुलन हमारा क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि यीस्ट की हमने संरचना ली, यीस्ट हमने कोशिका ले ली यीस्ट की। यीस्ट में क्या हुआ, यहाँ पे एक बड टाइप निकल गई, यानी कि ये बड टाइप यहाँ पे हमारी निकल गई। यहाँ पे आने के क्या बात हुआ, थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि जो बड है, यानी कि इसमें जो न्यूक्लियस था हमारा, डबल पार्ट में डिवाइड हो गया, सेपरेट हो गया, एक इधर चला गया, एक हमारा बड में पहुँच गया। उसके बाद फोर्थ स्टेज में क्या हुआ कि इस बड जो होती है इसी से एक नई कोशिका बन गई, और इस वाले कुंदरक से एक नई कोशिका बन गई। देखते हैं कि इसमें जो मुकुलन का हमने देख लिया कि मुकुलन किस तरीके से होता है। अब बात करते हैं क्लेमाइडो बीजाणु द्वारा, यानी कि क्लेमाइडो बीजाणु द्वारा इसमें डिवीज़न या फिर इसमें जो हमारा जनन होता है वो किस तरीके से होता है। क्लेमाइडो बीजाणु में क्या होता है कि ये मोटे भित्ति वाले बीजाणु होते हैं, क्या करते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में कवक सूत्र का निर्माण कर लेते हैं और ये अंकुरण के बाद नए कवक सूत्र को जन्म देते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। देखते हैं, ये एक संरचना ली है हमने, सॉरी एक कोशिका ली हमने। इसमें क्या हुआ, ये क्लेमाइडो बीजाणु बन गए, इसके अंदर क्लेमाइडो बीजाणु बन गए। लेकिन जब क्या होगा, ये प्रतिकूल परिस्थिति में क्लेमाइडो बीजाणु बने हैं, लेकिन जब इनकी अनुकूल परिस्थिति आएगी, अनुकूल परिस्थिति में क्या करेंगे, अंकुरण करेंगे और अंकुरण करके कवक सूत्र को जन्म दे देंगे। अब बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी वर्धी जनन के बारे में। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है, कवकों में अलैंगिक जनन बीजाणु स्पोर्स के द्वारा होता है। अब जो स्पोर्स होते हैं ये हमारे टू टाइप्स के होते हैं, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। चल बीजाणु क्या होते हैं, चल बीजाणु होते हैं हमारे जू स्पोर्स। चल बीजाणु का जनन जो होता है वो कवकों में होता है, और ये जू स्पोरेंजिया चल बीजाणु ढानी में उपस्थित होते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है सैंक्टेरियम और सेप्रोलेग्निया। और जो ये सैंक्टेरियम है इसका क्या होता है, ये यूनिफ्लैजिलेट होता है, और ये जो सेप्रोलेग्निया है ये बाईफ्लैजिलेट होता है, यानी कि इसमें दो कोशिका पाए जाएंगे और इसमें काफ़ी सारी कोशिका काफ़ी सारे फ्लैजिला पाए जाएंगे, इसमें दो फ्लैजिला पाए जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे अचल बीजाणु की, यानी कि एप्लोनोस्पोर की। इसके एग्जाम्पल ही देखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बस इसके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। तो ये होता है हमारा राइजोपस और म्यूकर में। तो आज हमने पढ़ लिया वर्धी जनन के बारे में और अलैंगिक जनन के बारे में। कल हम देखेंगे कि लैंगिक जनन कैसे होता है।